इस गर्ज से, एम्प्लॉयमेंट की गर्ज से, और पाकिस्तान में उसका स्टे 3 साल से ज्यादा का नहीं है, तो वो क्या उनको कहलाएगा? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। अब चेक करें जरा, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। फॉरेन सोर्स इनकम किसकी बात कर रहा है वो? फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हालांकि हम तो पढ़ते थे कि फॉरेन सोर्स इनकम हमेशा क्या होगी? टैक्सेबल, अगर बंदा क्या होगा? रेजिडेंट। लेकिन उसने कहा नहीं भाई, एक केस ऐसा है जिसमें फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। तो फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इस पे टैक्स नहीं लगेगा इन पाकिस्तान अगर ही इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो रेजिडेंट हो गया पाकिस्तान में, यानी कि उसने 183 दिन से ज्यादा का टाइम गुजार लिया पाकिस्तान में, लेकिन सोलली का क्या मतलब होता है? सिर्फ और सिर्फ बाय द रीजन ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, उसको यहां पे रहना पड़ा सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। यानी कि है वो रेजिडेंट, ये वो कह रहा है कि है वो रेजिडेंट, लेकिन अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से रेजिडेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। एंड, और दूसरी कंडीशन में आगे लगा हुआ है एंड, प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। वो पाकिस्तान में उसको रहते हुए 3 साल से ज्यादा का अरसा नहीं हुआ, ना हुआ है, और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि वो 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो रेजिडेंट टैक्सेबल होता है, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है रेजिडेंट की, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की एग्जेम्प्ट भी हो सकती है। और वो कब होगी? अगर वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा। वो रेजिडेंट है, क्या है? रेजिडेंट है, लेकिन किस वजह से है? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। और उसका जो पाकिस्तान में स्टे का पीरियड है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा का उसका स्टे का पीरियड नहीं है। ठीक है, ये 2 कंडीशंस अगर लगेंगी तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाएगा, और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये बात रेजिडेंट की ही हो रही है, बात रेजिडेंट की ही हो रही है, लेकिन वो रेजिडेंट है अपनी एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जो पास्ट पेपर में टेस्ट भी हुई है। जरा ऊपर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, ये सितंबर 2022 के अंदर क्वेश्चन आया। अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द फॉलोइंग रेजिडेंट पर्सन। यानी कि टैक्स वाला आपसे पूछ रहा है कि नीचे मैंने 3 रेजिडेंट पर्सन बताए हैं, इनकी फॉरेन सोर्स इनकम पे कमेंट करें। किसके ऊपर? फॉरेन सोर्स, क्योंकि रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स इनकम जनरल रूल है वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है, लेकिन कुछ केसेस में टैक्सेबल नहीं होती। तो उसने 3 सिनेरियो दिए। पहला, ली अ चाइनीज इंजीनियर हैज बीन वर्किंग सिंस मार्च 2022 एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन कराची बेस्ड कंपनी करम लिमिटेड। ठीक है, चाइनीज इंजीनियर है और पाकिस्तान में है सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? एम्प्लॉयमेंट की वजह। और कब से है? मार्च 2020। ये सवाल 22 में आया था ना, तो क्या 2022 तक उसे 3 साल हो गए? अगर आप 2022 में बैठे हैं, अगर आप 2022 में बैठे हैं, तो क्वेश्चन में उसने बताया कि मार्च 2020 से एक बंदा पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट है,
तो क्या उसे 2022 तक 3 साल हो गए? क्या हो गए? नहीं ना हो गए ना 3 साल। तो फिर क्या ये बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाएगा? बोले भाई कहलाएगा ना, कि पाकिस्तान में मौजूद है, किस वजह से? जॉब की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, और पाकिस्तान में उसका स्टे 3 साल के कम है, तो ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहलाएगा। तो इस बेस के ऊपर हम क्या कहेंगे, यहां तक अभी इंफॉर्मेशन है, अगली बात मैंने आपको नहीं बताई। इस बेस की इंफॉर्मेशन के ऊपर उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब ये तो था हमारा जनरल रूल कि अगर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर वो रह रहा है और रह रहा सिर्फ और सिर्फ जॉब की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से है पाकिस्तान में, लेकिन उसका स्टे भी पाकिस्तान में 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो शॉर्ट टर्म है। इसी के आगे वो एक बात कह रहा है कि ये वाली प्रोविजन जो है ये नहीं अप्लाई होगी। कब? एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ पर्सन एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान। एक बंदा पाकिस्तान में तो रह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो किसी बिजनेस से इनकम कमा रहा है, पाकिस्तान में किसी बिजनेस से इनकम कमा रहा है, या फिर एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय दी पर्सन, या फिर उसका बाहर के मुल्क में कोई काम था, बाहर के मुल्क के अंदर बिजनेस था, बाहर के मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी और उसकी इनकम उसने पाकिस्तान में मंगवा ली, तो फिर ये ऊपर वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, वो बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, कब कब शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं कहलाएगा? या वो पाकिस्तान में बिजनेस एस्टेब्लिश करके वहां से पैसे कमा रहा है, या उसका कोई सोर्स है पाकिस्तान के बाहर और वो पैसे पाकिस्तान में आ जाए। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन लग गई तो ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो, तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। द अबव एग्जेम्पशन, दोबारा पढ़े, द अबव एग्जेम्पशन, ये जो एग्जेम्पशन दी है, शेल नॉट अप्लाई, नहीं अप्लाई होगी किसके लिए? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ द पर्सन एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। उसकी जो आमदनी है वो एक ऐसे कारोबार से हो रही है जो कारोबार कहां पे एस्टेब्लिश किया है? पाकिस्तान। ठीक है, और एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन, उसकी कोई बाहर की जो इनकम थी वो कहां ले आया? पाकिस्तान में ले आया, तो फिर ये ऊपर वाली एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं हो। ठीक है, लगी समझ? अब पिछले वाले सवाल को जरा पूरा करते हैं। अब ये 3 नंबर वाले सवाल को पूरा करते हैं और इसको जरा सोच के अब आपने बताना है। वैसे तो मैंने आधा बता दिया है। चाइनीज इंजीनियर था, पाकिस्तान में काम कर रहा था, मार्च 2020 से एज ए प्रोडक्शन मैनेजर इन कराची बेस्ड करम लिमिटेड। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022 के अंदर हिज बैंक अकाउंट इन चाइना में जो बैंक अकाउंट था उसमें पैसे आए चाइनीज 40,000 रुपया। चाइना में जो उसका बैंक अकाउंट था उसमें पैसे कितने आए? चाइनीज 40,000 रुपया। ऑन अकाउंट ऑफ रेंटल इनकम फॉर हिज अपार्टमेंट सिचुएटेड इन चाइना। चाइना में उसने अपना कोई अपार्टमेंट रेंट पे दिया था, उसकी रेंटल इनकम 40,000 उसको चाइना के अकाउंट में मिली। बात लगी समझ यहां तक? He remitted 40% of this amount in the bank in पाकिस्तान। उस अमाउंट का 40% वो पाकिस्तान ले आया। क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? एक पॉइंट ये भी है, सही है। और बताएं, आप बताएं। ऊपर वाली एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं ना हो रही अभी, तो ये इस सिनेरियो में आप बताएं क्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में उसने 40% जो अपनी अमाउंट है वो पाकिस्तान में मंगा ली।
तो अब एज पर लॉ जो 40% वो अमाउंट पाकिस्तान में ले आया उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, जितनी अमाउंट वो पाकिस्तान में ले आएगा उस पर टैक्स लग जाएगा, 40% पे टैक्स लगेगा बस। He remitted 40% of this amount to the bank account in Pakistan। ठीक है, अगर ये 40% ना होती, वो सारी की सारी ले आता तो सारी पे टैक्स लग जाता, 60% लेके आता 60% पे टैक्स ले आता। ठीक है, तो जितनी फॉरेन सोर्स इनकम होगी उसकी, उसके ऊपर वो टैक्स लग जाएगा जितनी उसने रेमिट की है। ये देखिए, ये आपके वाला जो पॉइंट है वो ये आ गया कि ऊपर वाली एग्जेम्पशन किस पे अप्लाई नहीं होगी, एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान। जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो शॉर्ट टर्म रही रहेगा या थोड़ी अमाउंट पे लगेगी, तो जो फॉरेन सोर्स इनकम वो पाकिस्तान में रिसीव करेगा उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, नहीं हम उसे ये बताएंगे कि चले इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, आपको वहां से भी क्लियर हो जाए। देखते हैं इसने कैसे जवाब दिया। ये सितंबर 22 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। ये देखें, as Lee is a resident individual solely by the reason of employment and is present in Pakistan for not more than 3 years, he is treated as a short-term resident individual। वो short-term resident individual रहेगा, consequently his foreign source income, rental income shall be exempt from tax provided that foreign source income shall not be brought in Pakistan। However, he remitted 40% of his amount to his bank account in Pakistan, so 40% of his rental income shall be taxable while 60% shall be exempt from tax। ठीक है, he is a short-term resident, लेकिन जो पैसे वो पाकिस्तान में ले आया तो वो पाकिस्तान में लाने की वजह से उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है लेकिन उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में आ जाती है दैट बिकम टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन रह गई हो? तो ये किसका एक और कॉन्सेप्ट था जो हमारा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट्स का। आगे किसका एक और कॉन्सेप्ट है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द रिटर्निंग एक्सपैट्स। ये वाला इसके साथ ही दिया हुआ है कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है एक और केस में, अगर आप क्या है रिटर्निंग एक्सपैट। अब रिटर्निंग एक्सपैट किसे कहते हैं? एनी फॉरेन सोर्स इनकम ड्राइव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहां पे भी एक वर्ड आ रहा है सिटीजन का, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। यहाँ सिटीजन का वर्ड आ रहा है। इन अ टैक्स ईयर who was not a resident individual in any of the 4 preceding tax years preceding the tax year in which the individual becomes resident shall be exempt from tax in the tax year in which he became resident and in the following tax year। इसको समझने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जूम करते हैं 2018, ये टैक्स ईयर है 19, 20, 21, 22, 23। एक पर्सन है, ये सारे टैक्स ईयर्स हैं। एक पर्सन
2022 में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 2022 में मुल्क वापस आ गया, अपने मुल्क में वापस आ गया 2022 में, और इसमें आके वो रेजिडेंट बन गया। ठीक है, 2022 में वो आया और 2022 में आके वो रेजिडेंट बन गया, यानी कि उसने 183 दिन पाकिस्तान में गुजार दिए। ठीक है, लॉ ये कहता है ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिस साल में रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगले साल, इस साल और उससे अगले साल की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। शर्त क्या है? शर्त यह है कि पिछले 4 सालों में वो कभी भी पाकिस्तान में रेजिडेंट ना रहा। समझ लगी? प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स वो कभी भी पाकिस्तान में रेजिडेंट ना रहा। इसे कहते हैं रिटर्निंग एक्सपैट, जो अपने मुल्क वापस आ गया। जो पर्सन अपने मुल्क में वापस आ गया, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अज्यूम करता हूं मैं कि 2022 में आ गया और रेजिडेंट बन गया, तो जिस साल वो आया और रेजिडेंट बना उस साल और अगले साल की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है। शर्त लेकिन क्या है कि जिस साल वो रेजिडेंट बना उससे पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट ना हो। ठीक है, अब इस लाइन को पढ़े दोबारा। एनी फॉरेन सोर्स इनकम derived by a citizen of Pakistan in a tax year who was not a resident individual in any of the 4 tax preceding year in which the individual became a resident। इसको ना पढ़ने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। Any foreign source income derived by a citizen of Pakistan in a tax year, in a tax year, यहां तक पढ़ने के बाद यहां से देखें, shall be exempt from tax in a tax year in which he became a resident and in the following tax year। लगी लाइन की समझ? ठीक है, दोबारा से देखिएगा। Any foreign source income derived by a citizen of Pakistan in a tax year shall be exempt from tax, exempt होगी tax year, in the tax year in which he became a resident individual and in the following tax year, in which he became a resident individual and in the following tax year। ये तो बात आ गई। अब इसकी शर्त क्या है? शर्त ये है, who was not a resident individual in any of the 4 tax year preceding the tax year in which the individual become resident। यानी कि जो कि जिस साल वो रेजिडेंट बना उसके पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट ना बना हो। ये शर्त है। लगी समझ? तो ये बंदा क्या कहलाएगा? रिटर्निंग एक्सपैट। हाँ जी, क्लियर हुई बात? पार्ट बी पढ़े, पार्ट बी पढ़े जरा। उमर अ पाकिस्तानी नेशनल केम इनटू पाकिस्तान ऑन 1 सितंबर 2021 आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस इन यूएई। पहली बात ये मैंने आपको क्या बताया था कि रिटर्निंग एक्सपैट के लिए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का देखना जरूरी है। तो पहली लाइन चेक करें, उमर अ पाकिस्तानी नेशनल, तो क्या ये पाकिस्तानी शहरी हुआ? ठीक है। केम इनटू पाकिस्तान ऑन 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर 2021 में आया है, तो ये टैक्स ईयर कौन सा बना? टैक्स ईयर 22, यानी कि टैक्स ईयर 2022 में ये आ गया है पाकिस्तान में। चले आगे देखते हैं। आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस इन यूएई, 20 साल यूएई में गुजार के, ऑन 1 जनवरी 2022 हिज बैंक अकाउंट इन यूएई वाज क्रेडिटेड विद AED 50,000, यानी कि यूएई की 50,000 से, ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम यूएई बेस्ड कंपनी।
ही रिमिटेड 50% ऑफ दिस अमाउंट इनटू दिस बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान, उसमें से 50% अमाउंट उसने पाकिस्तान में रेमिट की। अच्छा, अब यहां तक बात सुनिएगा, ये केस किसका था? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का। ये केस किसका है? रिटर्निंग एक्सपर्ट का। रिटर्निंग एक्सपर्ट के केस में मैंने आपको कहीं पे या लॉ ने हमें कुछ बताया हो कि पैसे पाकिस्तान में आएंगे तो ये मसला हो जाएगा? कहीं पे कुछ बताया हो? नहीं ना बताया। तो इट मीन्स कि ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसने, ये उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी ना। वो कहता है कि जी ये पैसे पाकिस्तान, ठीक है, आ गए पाकिस्तान में, हमें से गर्जी कोई नहीं, ठीक है। तो अब इस चीज को निकाल के सोच के बताएं कि एक बंदा 2022 के अंदर पाकिस्तान आया है जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में नहीं रहा, पिछले 20 साल से पाकिस्तान में नहीं रहा, इसकी फॉरेन सोर्स इनकम की क्या ट्रीटमेंट होगी? एग्जेम्प्ट होगी। कब कब? 2022 की भी एग्जेम्प्ट होगी और 2023 की भी एग्जेम्प्ट होगी। शर्त क्या होगी कि 2022 से जो इमीडिएट पिछले साल है, कौन से? 21, 20, 19, 18, इन 4 सालों में ये पाकिस्तान का क्या ना रहा हो? रेजिडेंट रहा। तो सवाल में कहीं पे नजर आ रहा है कि वो रेजिडेंट रहा है? ठीक, तो ये इसका जवाब है। सोल्यूशन से भी देखते हैं कि उसने कैसे दिया है जी। बाहर वाली इनकम का रिटर्निंग एक्सपर्ट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैंने आपको कहीं पे ये नहीं बताया ना। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के केस में बाहर वाली इनकम का रिटर्न का जो है वो ताल्लुक किया जा सकता है। मिस्टर उमर इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड ही वाज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन इन एनी ऑफ द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, फॉर एग्जांपल 18 से 21 तक। ही इज ट्रीटेड एज अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड हिज डिविडेंड इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो उसको डिविडेंड इनकम मिल रही है वो एग्जेम्प्ट होगी। इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लीकेशन ऑफ अमाउंट रिमिटेड टू पाकिस्तान। जी जनाब, लगी है समझ के? नहीं लगी कि पहली भी गई है? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? आज जो हमने पढ़ा अभी तक बेसिकली उसमें हमने ये देखा कि फॉरेन सोर्स इनकम अगर तो बंदा वो टैक्सेबल होती है अगर वो बंदा रेजिडेंट हो, ठीक है, 183 दिन पाकिस्तान में गुजार दे, ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल होती है। फॉरेन सोर्स इनकम जो होती है वो अगर एक रेजिडेंट पर्सन की एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, एक रेजिडेंट पर्सन की एग्जेम्प्ट भी हो सकती है अगर वो क्या हो? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, ठीक है। फॉरेन सोर्स इनकम एक रेजिडेंट की एग्जेम्प्ट भी हो सकती है अगर वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो। और अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होगा तो उसके लिए 2 कंडीशंस होना जरूरी हैं कि वो पाकिस्तान में कारोबार से पैसे ना कमा रहा हो और कोई फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में ना ला रहा हो। अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में ला रहा होगा तो जितनी ला रहा है उसके ऊपर क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो बहरहाल फिर भी रहेगा क्योंकि वो जॉब की वजह से पाकिस्तान में था उस पिछले सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो और अगर वो रिटर्निंग एक्सपर्ट है तो फिर भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जिस साल वो रेजिडेंट बनेगा उस साल वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट, उस साल और अगले साल। रिटर्निंग एक्सपर्ट के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है, दैट इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना जरूरी है, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा मजीद नीट करके भी भेज दूंगा आपको ताकि क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, थोड़े से टेक्निकल है, इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। रिटर्निंग एक्सपर्ट तो काफ़ी इजी है, जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है वो भी इजी है लेकिन उसको थोड़ा सा वो मैनिपुलेट करता होता है। मिसाल के तौर पे इसमें ये जो पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड वाला एक क्लॉज है, ये वाली, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ द पर्सन एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, ये अभी तक इसने पूछा नहीं है तो हो सकता है कि ये कभी पूछ ले, तो ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी सा है। लेकिन इसको ज़्यादा वो ना करें कि जी बहुत मुश्किल है, 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था कि वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है या नहीं है, जो एक और ने भी सवाल किया था, जब ये क्राइटेरिया पूरा होता है ना
तो वो पर्सन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होता है। सही है, ये वाला जब क्राइटेरिया पूरा हो कि वो पाकिस्तान में सिर्फ जॉब के लिए है और उसका स्टे 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, तो है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। हाँ, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल है या नहीं है वो फिर देखते होते हैं। अगर उसने फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में मंगा ली तो वो टैक्सेबल है। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में बिजनेस से पैसे अर्न कर रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये चीजें अप्लाई करते हैं हम। कोई क्वेश्चन तो बताएं। क्लियर है? सही वाला क्लियर है? सारा क्लियर है जी। कल टेस्ट है, अच्छी बात है, तैयारी करें। और क्या कह सकते हैं? अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी थोड़ा सा फॉरेन से रिलेटेड ही है। मैंने आपको एक बताया था कि फॉरेन सोर्स इनकम में ये चीज़ें आती हैं। एक चीज़ फॉरेन सोर्स इनकम में आती है फॉरेन सोर्स सैलरी। ठीक है, दो सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक फॉरेन सोर्स इनकम। और इन सब के अंदर जो है वो हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, और वो 5 हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हुए हैं। यानी कि फॉरेन सोर्स की तरफ से भी सैलरी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसी तरह यही सारी चीज़ें भी पाकिस्तान सोर्स इनकम की भी हो सकती हैं। फॉरेन सोर्स इनकम के अंदर जब मैं ये पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो कई स्टूडेंट्स के सवाल थे कि जी सैलरी अर्न कर रहा है, बाहर टैक्स पे दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो एक उसकी ये क्लैरिटी दी हुई है कि फॉरेन सोर्स इनकम की जब बात होगी तो हमने इन चीज़ों को देखना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये याद रखिएगा, जब किसकी बात होगी, फॉरेन सोर्स इनकम की। जब फॉरेन सोर्स सैलरी की बात होगी तो फिर हम है ये भी फॉरेन सोर्स इनकम, लेकिन उससे थोड़ा फॉरेन सोर्स सैलरी को अलग से हमने डिफाइन किया हुआ। तो थोड़ा सा फर्क अपने माइंड में रखना है, फॉरेन सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स सैलरी। ठीक है, क्योंकि इनकम के केस के अंदर चीज़ें डिफरेंट है और फॉरेन सोर्स सैलरी के केस में डिफरेंट है। प्रॉब्लम ये आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स के साथ, जब वो मैं इन्हें फॉरेन सोर्स सैलरी समझाता हूँ तो वो इसके कॉन्सेप्ट्स को इनके साथ मिलाने लग जाते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स को इनकम के सैलरी के कॉन्सेप्ट्स को इनकम के साथ, वो कंडीशंस को मिक्सअप कर देते हैं। तो मैं आपको अभी पहले से बता रहा हूँ कि ये फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर सारी बातें लगती हैं, यानी कि सारी इनकम्स के ऊपर। फॉरेन सोर्स सैलरी का अलग से एक रूल है, वो अभी हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फॉरेन सोर्स सैलरी अगर किसी रेजिडेंट को मिलती है, फॉरेन सोर्स सैलरी, तो सबसे पहले हमने देखना है कि उस पर फॉरेन में टैक्स पे हो गया कि नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा यूके में जॉब कर रहा था, तो वो पाकिस्तान का भी रेजिडेंट है। अब अगर वो रेजिडेंट है पाकिस्तान में, तो जब वो पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा तो उसकी पाकिस्तान की इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन सोर्स सैलरी या इनकम भी टैक्सेबल है। तो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम में उसके पास अगर सैलरी है तो वो कहे जी यूके का फलाना एम्प्लॉयर है, एबीसी कंपनी है, उससे मैं काम करके देता हूँ तो वो मुझे पैसे दे रही है। तो अब अगर वो कंपनी
वहां पे ही टैक्स काट के उसको पैसे दे, ठीक है। तो फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट को फॉरेन सोर्स सैलरी मिल रही है और उसके ऊपर फॉरेन में टैक्स काट लिया गया है, तो फिर वो फॉरेन सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक, ठीक है। अगर रेजिडेंट बंदे को फॉरेन सोर्स सैलरी आ रही है, रेजिडेंट पर्सन को, तो जो फॉरेन में टैक्स पे किया है या नहीं किया, ये सबसे पहले हम देखेंगे। अगर फॉरेन में टैक्स पे कर दिया है तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। अगर फॉरेन में टैक्स पे नहीं किया, फिर हम दो कंडीशंस देखेंगे। क्या वो बंदा पाकिस्तानी शहरी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो साल के एंड तक मुल्क से बाहर रहा है, टैक्स ईयर के एंड तक मुल्क से बाहर रहा है। अगर हाँ तो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेप्ट है, अगर ना तो फॉरेन सैलरी टैक्सेबल है। सिंपल सा रूल है। यानी कि फॉरेन सोर्स सैलरी के केस में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जी एक रेजिडेंट है, एक रेजिडेंट है, इस रेजिडेंट को फॉरेन सोर्स सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी से मिल रही है, क्या इसके ऊपर फॉरेन में टैक्स पे किया हुआ है बाहर के मुल्क में। अगर वो कह देता है इस पे टैक्स पे किया है, यस, तो ये सैलरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर वो कह दे कि फॉरेन में टैक्स नहीं पे किया, तो फिर हम क्या देखेंगे, दो कंडीशंस देखेंगे। टैक्स पे नहीं किया तो हम टू कंडीशंस देखेंगे। पहली बात, क्या वो बंदा शहरी है, सिटीजन है पाकिस्तान का। दूसरी बात, टैक्स ईयर के एंड तक क्या वो मुल्क से बाहर रहा है। अगर दोनों कंडीशंस यस हैं, तो ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी है ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। और अगर ये कंडीशंस नो है तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। सिंपल आंसर। तो अगर क्वेश्चन के अंदर फॉरेन सोर्स सैलरी का जिक्र आए तो माइंड कहां जाना चाहिए, इसके ऊपर। और क्वेश्चन में अगर फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी पूछी जाए तो माइंड कहां जाना चाहिए, कि क्या वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, क्या वो रिटर्निंग एक्सपैट है। इस तरह से इन चीजों को देखना। लगी समझ। अब वही वाला सवाल आपको जो अभी हमने किया था ना, मैं आपसे दोबारा करवाता हूं। इस सितंबर 22 का था क्वेश्चन, पता नहीं किधर गया, यहाँ पे ही होगा, इसमें देख लेते हैं। ये देखें, ये सिदरा को देखें जरा, पार्ट सी में। सिदरा अब पाकिस्तानी नेशनल लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 1 जुलाई 2021। पाकिस्तानी नेशनल सिटीजन है पाकिस्तान की, 1 जुलाई 2021 को पाकिस्तान छोड़ गई। एम्प्लॉयमेंट के लिए कहां पे, सिंगापुर। बेस्ड ऑन अ कंपनी जो कि मंथली सैलरी थी 10,000 सिंगापुर डॉलर। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजंस शी रिटर्न्ड बैक टू पाकिस्तान। उसे पाकिस्तान वापस आना पड़ गया ऑन 20 दिसंबर 2021 एंड रिमेन्ड इन पाकिस्तान टिल 30 जून 2022। ठीक है, थोड़ा जरा समझे इस चीज को, कहना क्या चाह रहा है। साल क्या था, साल कौन सा शुरू हो रहा है, साल शुरू कब हो रहा है, 1 जुलाई 2021 से, और खत्म कब हो रहा है, 30 जून 2022 को। वो मुल्क कब छोड़ के गई, 1 जुलाई को वो मुल्क छोड़ के चले गई, 1 जुलाई को। ठीक है, अब वो वापस कब आई,
20 दिसंबर को, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर है, दिसंबर के 20 को वो वापस आ गई। बैग्स भी पकड़ ले साथ में, ठीक है, बैग्स के साथ वो वापस आ गई। अच्छा आगे चले, साल के एंड तक वो कहां पे रही? पाकिस्तान में रही। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो पैसे उसे मिल रहे हैं ये सैलरी है ना, तो फॉरेन सोर्स सैलरी में हमने कहां जाना है? इसके ऊपर जाना है। हाँ, तो इसके ऊपर हमने क्या देखना था, क्या उसने फॉरेन में टैक्स पे किया? सवाल ने हमें बताया कुछ नहीं कि टैक्स पे किया या नहीं किया। हाँ, अगर टैक्स पे किया होता तो एग्जेम्प्ट है, नहीं किया तो क्या वो सिटीजन है? बिल्कुल सिटीजन है। क्या वो बाहर रही है टैक्स ईयर के एंड तक? टैक्स ईयर एंड कब होना था? 30 जून, तो वो तो वापस कब आ गई? दिसंबर में। तो क्या वो टैक्स ईयर के एंड तक बाहर रही है? नहीं। तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो ये क्या हो जाएगी? टैक्स। ठीक है, अब आप चेक करें इसको देखते हैं इसने क्या कहा है जी। टैक्स देखें, हाँ अगर एग्जेम्प्ट हो तो एग्जेम्प्ट होगी। क्या वो पाकिस्तान की शहरी होना उसका जरूरी था? और टैक्स ईयर के आखिर तक उसका पाकिस्तान से बाहर होना जरूरी था। फिर उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी है वो क्या होनी थी? एग्जेम्प्ट। ठीक है, लेकिन वो तो कब आ गई वापस? दिसंबर को आ गई। ठीक है, अब देखें ये क्या कहता है, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ सिद्रा शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ शी पेड फॉरेन इनकम टैक्स। क्या पढ़ा था भला कि अगर फॉरेन टैक्स पे कर दिया तो क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये तो क्वेश्चन ने बताया ही नहीं था। इन दिस केस देयर इज नो इम्प्लीकेशन ऑफ अमाउंट रिमिटेड टू पाकिस्तान। इसमें खैर से बाकी चीज पूरी लिखी नहीं है जो इसको चाहिए था कि लिखे सोल्यूशन के अंदर। इनकम्प्लीट सोल्यूशन दिया हुआ उसने। बहरहाल हम इसको इस तरह लिखेंगे कि अगर उसने क्वेश्चन में बताया होता कि जी फॉरेन टैक्स पे कर दिया है तो वो एग्जेम्प्ट था, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि वो सिटीजन है और वो मुल्क के टैक्स ईयर के एंड तक मुल्क के वापस आ गई थी, बाहर नहीं रही, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब यही 3 क्वेश्चन आपको करवाए, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं। देखें, पहले केस में क्या लगता था? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। यहां पे बात हो रही थी फॉरेन इनकम के ऊपर। दूसरे केस में लगता था रिटर्निंग, क्या लगता था? रिटर्निंग एक्सपेक्ट। यहां पे बात हो रही थी फॉरेन सोर्स इनकम की, यहां पे बात हो रही है फॉरेन सोर्स सैलरी की। तो सैलरी में ये वाला काम सारा लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा गीजू वीजू नहीं करना, कॉन्सेप्ट्स को बेसिक्स अपनी सही रखनी है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि थक गए आप, मुझे भी अंदाजा है थक गया है ना, सुन सुन के बोर हो जाता बंदा। कितनी बुक इसको 2.3 को पढ़ लेते ताकि हमारा ये वाला क्लोज हो सारा आज। एनी फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ द इंडिविजुअल हैज पेड फॉरेन इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी। ये वाली बात, अगर उसने फॉरेन टैक्स पे किया तो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये पहली बात ये आ गई। अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड हैज पेड द फॉरेन इनकम टैक्स इफ द टैक्स हैज विदहेल्ड फ्रॉम हिज फॉरेन सोर्स सैलरी बाय हिज एम्प्लॉयर and paid to the revenue authority of the foreign country in which the employment was exercised। फॉरेन में टैक्स पे कर दिया है, ये हम कैसे समझेंगे कि फॉरेन में टैक्स पे कर दिया है? कि जब उसको पैसे ट्रांसफर किए थे उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के उसको पैसे किए और वो कटा हुआ टैक्स उसने बाहर के मुल्क में उस अपनी अथॉरिटी को पे कर दिया। जिस तरह पाकिस्तान में FBR है उसको पे करते हैं,
बाहर के मुल्क में जो भी उनकी रेवेन्यू की टैक्स की अथॉरिटी है उसमें पे करते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे पे कर दिए। तो ये इसके ऊपर एक सारा क्लॉज है, और यही 3 आज मैंने आपको पढ़ाने थे। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का कंफ्यूजन तो बताएं। इसको यहाँ भी मैं ड्रॉप करूँगा बस, क्योंकि अभी बेशक 2-3 मिनट है। कितना टाइम है अभी? 5 मिनट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की कोई और चीज़ जो है वो ख़राब ना हो कॉन्सेप्ट में। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फॉरेन सोर्स इनकम पे भी टैक्स कट सकता है, ठीक। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसके लिए हम टैक्स क्रेडिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ना टैक्स क्रेडिट के सेक्शन को हमने पढ़ना है। वो जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे अगर फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स कटा हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। जिस तरह देखिए ना, फॉरेन सैलरी के ऊपर टैक्स कटा हुआ है तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट है। अब फॉरेन इनकम में अगर आपने शेयर्स कैपिटल गेन पे टैक्स कटवा लिया, वहाँ भी कट गया, तो वो फिर टैक्स क्रेडिट मिलता होता है। वो फिर पूरी एक डिटेल है जो हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसका तो नहीं बताता, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक स्केच रिवाइज करते हैं। चलें 4-5 मिनट है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैंने अब आपको इसी की प्रैक्टिस करवानी है। हमने क्या पढ़ा था कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है। हमने लिखा था कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सारी पाकिस्तान से भी हो सकती हैं और फॉरेन की भी हो सकती हैं, ठीक है। इन सब को टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए क्या करूंगा? ऐड। और टोटल इनकम के लिए क्या करूंगा? अगर है एग्जाम्प्ट इनकम, अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी इसमें ऐड की जाएगी, एग्जाम्प्ट इनकम। और एग्जाम्प्ट इनकम मैंने आपको बताई थी नॉर्मली पाकिस्तान में क्या है, एग्रीकल्चर की। तो ये सारी फिगर्स ऐड करें तो क्या आती है मेरे पास? टोटल इनकम। अच्छा, अब टैक्सेबल पे जाने के लिए क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले एग्जाम्प्ट को लेस करूंगा और डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस को मैं लेस करूंगा। और डिडक्टेबल अलाउंस जो सबसे कॉमनली हमारा यूज होता है वो कौन सा है? ज़कात। डिडक्टेबल अलाउंस लेस करूं तो यहां से मेरी क्या निकलती है? टैक्सेबल इनकम। ये मेरा एक बेसिक पैटर्न है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे बताता हूं। इसके आगे क्या होता है? टैक्सेबल निकलाई, टैक्सेबल इनकम को मैं देखूंगा और लॉ ने ना कुछ टेबल्स बताए हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख होगी तो फलाना टैक्स लगेगा, अगर 20 लाख होगी तो फलाना टैक्स लगेगा। वो टेबल भी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो सेशन है वो उन्हीं के ऊपर है। अब 15 लाख होगी तो फलाना। तो उसकी बेस पे, टैक्सेबल इनकम की बेस पे मैं लॉ के मुताबिक टैक्स निकालूंगा और उसको क्या कहूंगा? टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरी टैक्सेबल इनकम आई 5 मिलियन। लॉ कहता है कि जिसकी 5 मिलियन टैक्सेबल इनकम होगी ना, वो 5 लाख रुपया या 50,000 रुपया टैक्स देगा। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 50,000, ठीक है। तो ये टैक्स लायबिलिटी निकल गई। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है? इस टैक्स लायबिलिटी में से मैं लेस करता हूं टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट एक वर्ड होता है, टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि लॉ कुछ जगहों पे जाके लायबिलिटी के अंदर छूट दे देता है कि अगर आप ये वाला काम करोगे तो आपकी लायबिलिटी इतने से कम हो जाएगी। वो हम पढ़ेंगे अभी टैक्स क्रेडिट्स। तो वो टैक्स क्रेडिट लायबिलिटी को कम कर देते हैं, तो वो टैक्स क्रेडिट इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। वो हो सकता है कि वो 1000 रुपया या 2000 रुपये का टैक्स क्रेडिट आ गया, तो अब मेरी लायबिलिटी कितनी रह गई? 48,000। वो लायबिलिटी जो मेरी पेएबल टू गवर्नमेंट है। हमेशा याद रखनी है बात आपने, एक बात, क्वेश्चन का जो
नीचे रिक्वायरमेंट होती है ना वो पढ़ते होते हैं हमेशा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मैं आपको समझाऊंगा सिखाऊंगा कि रिक्वायरमेंट में जो पूछा है ना वो जवाब देना है। मजे की बात आपको क्या बताऊं, कई दफा रिक्वायरमेंट में वो पूछता है टैक्सेबल इनकम बताओ, टैक्सेबल इनकम, तो हमारा जवाब कहां तक जाना चाहिए? तो स्टूडेंट्स कहां तक पहुंचा देते हैं? एग्जामिनर कमेंट में ये बात 12 बार लिखी हुई है कि भाई स्टूडेंट से टैक्सेबल इनकम मांगी थी, उन्होंने लायबिलिटी भी निकाल दी और अपना टाइम वेस्ट किया। कई दफा सवाल में लिखा होता है पेएबल टू गवर्नमेंट बताओ। पेएबल टू गवर्नमेंट बताने में और टैक्स लायबिलिटी बताने में फर्क है ना, कि देखिए ना जो कमी की है वो निकाल देनी है, तो स्टूडेंट यहां तक जवाब देते हैं, ये छोड़ देते हैं, फिर मार्क्स रखते हैं। सवाल में कई दफा लिखा होता है टोटल इनकम बताओ, तो वो फिर भी लायबिलिटी तक पहुंच जाते हैं। टोटल इनकम का जवाब कहां तक आना चाहिए? ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ी सी सीखनी है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, रिक्वायरमेंट में लिखा होगा टोटल इनकम भी बताओ, टैक्सेबल इनकम भी बताओ, पेएबल टू गवर्नमेंट भी बताओ, फिर ये भी लिखो, ये भी लिखो और ये भी लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना इज वेरी की। बस कर दें, हाँ, क्वेश्चन को समझना इज वेरी की।